चैप्टर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं हम, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। बेसिकली ये क्या करता है, आपके पास अगर एक ही काम करवाना है आपने, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू होने के ऊपर काम करवाना है, तो फिर आप जो है वो इस तरह का कुछ काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, एक एंड होता है और एक और कोऑपरेटर होता है। ठीक है, एंड कोऑपरेटर क्या कर रहा होता है, बेसिकली एंड कोऑपरेटर जो है उसको वो चाहता है कि उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ उसको ट्रू मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कि जिसके अंदर यहाँ पे अभी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी यूज़र से आप एक नंबर पूछते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट के ज़रिए यूज़र वो नंबर एंटर करता है और एंटर करने के बाद आप उसको नम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हो। ठीक है, अब स्टोर करवाने के बाद आपको क्या करना है, अब आप चाह रहे हो कि अगर वो नंबर 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है तो मैं प्रिंट करवा दूँ यहाँ पे बोथ 3 एंड 5। ठीक है, अगर सिर्फ 3 की टेबल में आता है तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ मैं यहाँ पे ओनली 3, और अगर सिर्फ 5 की टेबल में आता है तो मैं प्रिंट करवा दूँ ओनली 5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि जो सबसे पहली वाली जो मेरी कंडीशन थी वहाँ पे मैंने ये चेक करना था कि मेरा कोई भी जो भी नंबर यूज़र एंटर कर रहा है अगर वो 3 और 5 दोनों की टेबल में आता हो, यानी 3 के लिए भी कंडीशन बनानी है और 4 के लिए भी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक करवाना है कि वो 3 की टेबल में भी आता हो और 4 की टेबल में भी आता हो। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में एंड का ऑपरेटर यूज़ किया। ठीक है, इसको दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है, अगर दोनों तरफ इसको ट्रू मिलेगा तो फिर जो है इसका फाइनल आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इसको फॉल्स मिल गया तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने यहाँ पे नंबर डाला 5। ठीक है, इस नंबर के अंदर 5 आ गया। अब यहाँ पे इसने चेक किया 5 मॉड्यूलस 3 ट्रिपल इक्वल टू 0, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब जब आंसर इसका फॉल्स आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका फाइनल आंसर ऑलरेडी फॉल्स बन चुका है। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, क्यों, क्योंकि इसको दोनों ट्रू चाहिए थे। सही है, तो अब ये क्या, ये एक बात समझना, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने आगे वाली कंडीशन को देखेगा ही नहीं। इसको दोनों ट्रू चाहिए थे, इसको पहले ही फॉल्स मिल गया, अब आगे देखने का कोई फ़ायदा है नहीं ना। घर वालों ने आपको मक्खन और डबल रोटी लेने के लिए भेजा था, ठीक है, और आपका काम था कि दोनों लेके आना है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी ना मिले तो आप नहीं लाना, फिर कुछ भी नहीं लाना। ठीक है, आपने पहले जाके पूछा दूध वाले से या बेकरी वाले से कि डबल रोटी है, उसने मना कर दिया नहीं है, अब मक्खन का पूछने का कोई फ़ायदा है उससे। ठीक है, आप क्या करोगे, ठीक है, आप कहोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर किसी के जहन में ये चीज़ क्लियर ना हो तो। बात समझ में आ रही है। एंड का ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास एंड के ऑपरेटर को लेफ़्ट हैंड पे अपने और राइट हैंड पे, जैसे अभी ये एंड का ऑपरेटर है तो इसका लेफ़्ट हैंड क्या हो गया ये, और इसका राइट हैंड क्या हो गया ये वाला। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इसको क्या चाहिए होते हैं, ट्रू चाहिए होते हैं। दोनों में से इसको कोई एक भी फॉल्स मिल गया तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है, अगर दोनों ट्रू मिले तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, और दोनों फॉल्स मिल गए तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसको क्या चाहिए होता है, इसको दोनों तरफ ट्रू चाहिए होता है। और ये काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि अगर पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या मिला, अगर ट्रू मिल गया तो ये आगे जाके चेक करेगा, ठीक है, कि आगे वाली कंडीशन में क्या है। पहले ही अगर फॉल्स मिल गया तो ये क्या करेगा, वही जो क्या कहते हैं पहली वाली जो कंडीशन है वहीं पे रुक जाएगा और इसका फाइनल आंसर वहीं पे ही तैयार हो जाएगा, फॉल्स। सही है, ये ऐसे कौन काम करता है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर को समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, मैंने 5 लिखा था, ओनली 5 आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको भी चलाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 15 तो ये कह रहा है बहुत 3 और 5, इसका मतलब ये है कि मेरा काम सारा सही चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और इसको इस बार दे देता हूँ 6 तो ये कह रहा है ओनली 3। ठीक है,
यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, अब इसके के लिए, इसको समझने के लिए एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों फॉल्स आएगा? ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ ट्रू अब ये क्या करेगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू आ जाएगा ना अब तो, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाते हैं ना, नहीं होते। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक आती है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। वो कब आती है कि जब हमारे पास कंडीशंस ट्रू या फॉल्स में ना हो, कोई और भी फॉर्म होती है, उसको भी हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर ट्रू या फॉल्स की तरह ही कंसीडर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ़ की कंडीशन के अंदर दे दो अगर ज़ीरो, इफ़ के अंदर यानी कोई भी नंबर आ रहा है उसके अंदर ज़ीरो आ रहा है, उसका ज़ीरो बन रहा है, यानी ट्रू या फॉल्स नहीं बन रहा। वैसे तो हमने पढ़ा था शुरू में कि इफ़ को हमने ट्रू या फॉल्स देना चाहिए, है ना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी काम आता है कि ट्रू या फॉल्स एक्चुअल आंसर उसका नहीं बन रहा होता जो कि इफ़ को चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़ीरो दे दें इफ़ को, तो वो कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी? ज़ीरो जो है वो कंसीडर होगा फॉल्स के बराबर। किसके बराबर? अगर वन दे दें तो क्या होगा, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर टू दे दूं तो फिर क्या होगा, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए इसको? मैंने टू दिया हुआ है इसके अंदर, बस चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, चल गया। ये वहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि फॉल्स कंसीडर होगी और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि ट्रू कंसीडर होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ये जो टू है ये दिया होता -2, अब क्या होता? अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ज़ीरो दे दूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि वैसे ही नहीं चल रहा, ये वाकई में देख भी रहा है, अब नहीं आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ -1, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ट्रू, ठीक है भाई। तो सिर्फ ज़ीरो वाली जो वैल्यू होगी वो क्या कंसीडर होगी, फॉल्स, बाकी सारे ट्रू है, ठीक है। तो पहले आपने बुलियंस में देखा था, अब आपने नंबर्स में भी देख लिया, अब स्ट्रिंग्स में देखते हैं। स्ट्रिंग्स में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ फॉल्स, लेकिन स्ट्रिंग वाला फॉल्स है, ये बुलियन वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाए हैं। अब क्या होगा, चलेगा या नहीं? ये भी ट्रू कंसीडर होगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कोड कर दिया, अब जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है कि वो देखे स्ट्रिंग को खोल के कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या था, ठीक है। उसके लिए वो एक वैलिड वर्ड है, ठीक है, उसने देखा वैलिड है तो उसने आगे लगा दिया। लेकिन अगर इसी जगह पे मैंने इसको दे दी होती एम्प्टी स्ट्रिंग, अब क्या होगा, फॉल्स कंसीडर होगा, ठीक है। अब नहीं चला, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर ज़ीरो दे दूं, अब क्या होगा, ट्रू होगा। ज़ीरो तो फॉल्स कंसीडर होता है,
चल गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और ये वाला जो अनडिफाइंड है इसको रहने दो अभी, ये बेसिकली ये मैं बाद में आऊँगा यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसका आपके इस वाले कोड से कोई ताल्लुक नहीं है, इस अनडिफाइंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो कि फॉल्स की तरह ही कंसीडर होती हैं बिल्कुल। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड देखो मैंने स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये अनडिफाइंड जो है ये जावास्क्रिप्ट का एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ अनडिफाइंड कंसोल डॉट लॉग ट्रू, चलना चाहिए या नहीं? कुछ भी नहीं आया, यानी वो जो ट्रू हमारे पास आ रहा था वो नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन कैसे ट्रीट हुई, एज ए फॉल्स के तौर पे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ होती है नल, ये भी क्या कंसीडर होती है, फॉल्स। अब ये अनडिफाइंड और नल ये जो मैंने लिखा है, बेसिकली अनडिफाइंड क्या होता है, आपने कोई वेरिएबल बनाया। ठीक है, हमने सबसे पहली क्लास के अंदर हमने एक बार एक वेरिएबल बनाया था, जिस वेरिएबल के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, 2 स्टेप्स के अंदर वेरिएबल बनाया था, है ना। कौन कौन से स्टेप्स थे वो, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी वेरिएबल बना दिया जिसको आपने इनिशियलाइज तो किया है, लेकिन उसमें कोई आपने कोई आपने जो वैल्यू है वो उसके अंदर असाइन नहीं की, तो उस वेरिएबल की जो कंडीशन होगी उस टाइम पे वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। ठीक है, अनडिफाइंड होगी, क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। कोई भी आपने वेरिएबल बनाया लेकिन उस वेरिएबल के अंदर अभी तक आपने कोई वैल्यू नहीं रखी, ठीक है, तो वेरिएबल अभी किस हालत में, अनडिफाइंड वाली हालत में। सही है, तो अगर आप किसी भी ऐसे वेरिएबल को अगर इफ़ की कंडीशन के अंदर लगा के चेक करते हो, ठीक है, जिसके अंदर अभी आपने कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो फिर क्या होगा, आपकी वो कंडीशन ऐसे फॉल्स कंसीडर होगी अनडिफाइंड की वजह से, क्योंकि अनडिफाइंड क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद आते हैं नल। नल में आप लोगों को आगे जाके पढ़ाऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल नल को हमने सिर्फ ये समझ लेना है कि नल क्या होता है, ये भी फॉल्स की तरह ही कंसीडर होता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, पक्की बात है। अनडिफाइंड आया इसका आंसर, क्यों आया? अगर आप चाहो तो मैं ये जो पूरा है ना इसको उठा के मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी रख सकता हूँ यहाँ पे। अनडिफाइंड आ रहा है app.js लाइन नंबर 11 से। ठीक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो app.js लाइन नंबर 11, ये वाला कंसोल डॉट लॉग लगाया, इसका आंसर आया अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड? देखो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, समझना है इसको। ये क्या करता है, जब आपके पास एंड की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, तो एंड की कंडीशन में इसने क्या किया, सबसे पहले चेक किया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या कंसीडर होता है, फॉल्स की तरह कंसीडर होता है बिल्कुल। ठीक है, इसको आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी अब जो भी आएगा फॉल्स की तरह ही होगी। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इसको जो वैल्यू मिली थी यहाँ पे अनडिफाइंड मिली थी, ये क्या भेज देगा आगे, अपना आंसर जो निकालेगा वो भी अनडिफाइंड ही निकाल देगा। जो उसको पहले वैल्यू मिली थी जहाँ पे ये रुक गया था, ठीक है, ये भी अपना आंसर क्या निकालेगा, उसी तरह से निकालेगा। आगे जब वो कंडीशन इफ़ में जाएगी, ठीक है, कहीं पे भी अगर हमने इफ़ की कंडीशन के अंदर अगर इसको लगाया हुआ है तो वो कंडीशन भी उसको भी क्या मिलेगा, अनडिफाइंड ही मिलेगा। और इफ़ अनडिफाइंड के ऊपर चलता है, नहीं चलता, नहीं चलता ना। जब इफ़ अनडिफाइंड के ऊपर नहीं चलता तो हमारा बेसिक रिजल्ट जो है वो तो सेम ही बन रहा है, ठीक है, चाहे हम उसको फॉल्स दें या अनडिफाइंड दें, चलना तो है नहीं उसने। इस वजह से एंड के एक बिहेवियर आपने ये भी याद रखना होगा, एंड के ऑपरेटर का और के ऑपरेटर का, कि एंड और यानी अभी और का ऑपरेटर हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड के ऑपरेटर में क्या होता है कि जो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन रहा होता है, जो वैल्यूज़ हमने उसको दी हैं उन्हीं की बिहाफ पे बन रहा होगा। अगर हमने उसको वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स के अंदर दी हैं तो उसका फाइनल आंसर भी ट्रू या फॉल्स में बनेगा। अगर हमने उसको वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स के अलावा कोई और वैल्यू में दे दिया है तो उसका आंसर भी वही बनेगा। बस समझ में आ रही है? वो सिर्फ बिहेवियर चेक करेगा कि कौन सा वाला ट्रू है, कौन सा वाला फॉल्स है, आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आगे जाना है या नहीं जाना।
सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ ट्रू और आगे रखा हुआ है फॉल्स, अब क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, पक्की बात है। अब क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। फॉल्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड में उसको मिली हुई है। ये इस टाइम पे क्या करेगा? सबसे पहले वाले पे जाएगा, ये इसको मिल गया ट्रू। इसका मतलब ये है कि अब इसने आगे बढ़ना है, नेक्स्ट कंडीशन को देखना है। जब ये नेक्स्ट कंडीशन पे आया, इसको क्या मिली? अनडिफाइंड। ठीक है। अच्छा, एक और बिहेवियर इसका बताता हूँ। ठीक है, पहला बिहेवियर ये है कि इसको पहली कंडीशन में इसको क्या मिला है? ट्रू मिल गया है। अब ये दूसरी कंडीशन में ना ट्रू फॉल्स चेक भी नहीं करेगा। पता है क्यों? दूसरी कंडीशन में जो भी लिखा हुआ है सीधा सीधा वही रिटर्न हो जाएगा, वही आंसर आ जाएगा इसका। जो क्यों, अब बताओ, सोचो समझो इस बात को। इसलिए कि दूसरी कंडीशन में, क्योंकि पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो चुकी है, ठीक है, दूसरी वाला जो इसका साइड है यानी राइट हैंड साइड है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी अब दूसरी वाली कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है, हमारा फाइनल आंसर ही वही बनना है। अगर वो फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स बनेगा, अगर वो अनडिफाइंड है तो फाइनल आंसर अनडिफाइंड बनेगा। इसलिए ये क्या करता है, ये उसको चेक नहीं करता, सीधा सीधा वही आपको आंसर बना के देता है। यानी पहला वाला अगर ट्रू हो गया तो फिर सेकंड हैंड वाला जो है आपका, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड वाला ट्रू है तो राइट हैंड वाला जो भी है इसके हाथ में वही आंसर है। ठीक है, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको वैलिडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। एंड के ऑपरेटर के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी पे ऐसे कर लो, अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आप एंड के ऑपरेटर हो, एक आपका लेफ्ट हैंड है, एक आपका राइट हैंड है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड खोलना है और यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, या तो ट्रू हो जाएगी या फिर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप फिर राइट हैंड वाली जो कंडीशन है आपकी, आप उसको खोलोगे। ठीक है, बल्कि खोलना नहीं है, यही आपका आंसर है। राइट हैंड जो है आपका, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रू लिखा हुआ है तो ट्रू आंसर है, फॉल्स है तो फॉल्स आंसर है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके लेफ्ट हैंड के अंदर ही फॉल्स निकल आता है तो फिर आपका आंसर क्या है? फॉल्स आंसर है। यानी जो भी आपके लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है वो आपका आंसर है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे है अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड, तो इसका आंसर क्या आएगा? लेकिन ये अनडिफाइंड कौन से वाले से निकालेगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से? पहले वाले से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे अनडिफाइंड की जगह अब क्या आएगा? अब आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड स्ट्रिंग वाला या दूसरा वाला? राइट हैंड वाला। यानी पहले वाला क्या हो जाएगा फिर? ट्रू हो जाएगा। तो फिर इसका राइट हैंड जो है वही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब आंसर क्या आएगा? नल आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ अब आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। पक्की बात है। अब क्या आएगा? कौन ट्रू आएगा? बी। अब हम देख रहे हैं और का ऑपरेटर। ठीक है, ये और क्या करता है बेसिकली, जो आपके पास कीबोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से बैक स्पेस जो होता है ना, इंटर के बराबर में एक आपको की मिलेगी, शिफ्ट दबा के अगर आप प्रेस करोगे तो पाइप जैसा एक साइन है ये बनता है। ठीक है, ये दो बार अगर आप लगाओगे तो ये बन जाएगी और। ठीक है, ये और का ऑपरेटर बन जाएगा। तो और का ऑपरेटर क्या करेगा बेसिकली? एंड का ऑपरेटर क्या करता है? एंड के ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों क्या चाहिए होते हैं? ट्रू। और को क्या चाहिए होता है? और कहता है दोनों में से कोई एक भी मुझे ट्रू मिल गया तो मैं क्या करूँगा? मैं उस कंडीशन को ट्रू कर दूंगा। अच्छा, अब एंड के अंदर क्या आता? एंड के अंदर काम कैसे होता था कि आपने पहले लेफ्ट हैंड को देखा, अगर लेफ्ट हैंड के अंदर ट्रू है तो फिर आंसर क्या होगा? राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड के अंदर आपके पास फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड। ठीक है, अच्छा
अब आपके पास यहाँ पे और के ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, और के ऑपरेटर के पास भी एक लेफ्ट हैंड होता है और एक राइट हैंड होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके पास अगर लेफ्ट हैंड पे ट्रू आ गया तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड में जो भी है वही इसका आंसर है। लेफ्ट हैंड के अंदर जो भी इसकी कंडीशन थी, हमारे पास जो भी वैल्यू थी वही आंसर होगा उसका। और अगर लेफ्ट हैंड के पास जो भी वैल्यू बन रही है अगर वो क्या है, फॉल्स है उसकी वैल्यू, तो फिर आंसर क्या बनेगा, राइट हैंड। अब राइट हैंड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, वो फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स है, वो ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू है। बात समझ आ रही है? अच्छा अब बताओ इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, चलो देखते हैं। क्यों आया अनडिफाइंड? अच्छा एक्सप्लेनेशन सबके पास होती है कि सर इस वजह से आया है, लेकिन जब पूछता हूँ ना तब आधे ही लोग हाथ उठा रहे होते हैं, बाकी सारे के सारे चुप बैठे होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड वैसे क्या कंसीडर होता है, फॉल्स, लेकिन ये अनडिफाइंड स्ट्रिंग में तो ये क्या कंसीडर होगा, ट्रू। अब और की कंडीशन में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो। अगर पहले ही ट्रू मिल गया तो आगे जाने की ज़रूरत है नहीं है ना, तो वही जो पहले वाली अगर हमारे वैल्यू है अगर वही ट्रू है तो वही आंसर मिल जाएगा, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। अगर आप लोगों को घर वाले कहें कि फॉर एग्जांपल तंदूरी रोटी ले आओ और साथ में चपाती ले आना, अगर वो ना मिले तो, अगर आपको रोटी मिल गई तो आप चपाती लेने क्यों जाओगे, ठीक है, सीधा रोटी पकड़ोगे घर आओगे, ऐसे ही है ना। बिल्कुल आप लोग इसको ऐसे समझें जैसे हम अपने जहन में लॉजिक्स बना रहे होते हैं ना, कि हमें जब कोई टास्क दिया जाता है तो हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी आपके काम कर रहा होता है, ठीक है। हाँ पहले एंड वाले के ऑपरेटर में क्या होता है, एंड वाले में उसको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें ट्रू चाहिए होती हैं, उसके बाद उसका फाइनल आंसर निकलता है। लेफ्ट हैंड साइड को देखेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड उसको मिल गया ट्रू तो फिर राइट हैंड साइड वाला जो है वही उसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला मिल गया फॉल्स तो आंसर क्या है फिर लेफ्ट हैंड साइड। और के केस के अंदर क्या होता है, और के केस के अंदर पहला वाला अगर उसको फॉल्स मिला तो फिर राइट हैंड साइड वाला फाइनल आंसर है, अगर लेफ्ट हैंड ही उसको ट्रू मिल गया तो फिर लेफ्ट हैंड ही फाइनल आंसर है, ठीक है भाई। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू आएगा, यानी ये आंसर आएगा। यहाँ पर आया था ये, यहाँ पे इसको वो वैल्यू इसके मतलब की नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड में जो भी लिखा हुआ है वही इसका फाइनल आंसर है। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास, ट्रू, सही है। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्यों, हाँ पहले वाले को चेक करेगा ये फॉल्स कंसीडर होती है, अब सेकंड वाला ही इसका फाइनल आंसर है, सही है भाई। अब आप सब लोगों के लिए एक सवाल, क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स आएगा, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आंसर किसका निकलेगा, इन दोनों का आंसर निकलेगा, नल एंड ट्रू। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर फॉल्स कैसे आ जाएगा, नल एंड ट्रू है, इसका आंसर आएगा नल, ठीक है। एंड का ऑपरेटर है, पहले ही उसको क्या मिल गया, फॉल्स, फॉल्स कंडीशन, फॉल्सी कंडीशन कहते हैं इसको, पहली अगर उसको फॉल्सी कंडीशन मिल गई है जो कि नल है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नल। अब इसने क्या किया, नल और फॉल्स, क्या आंसर आना चाहिए नल और फॉल्स का, फॉल्स। अब क्या आना चाहिए, क्यों आया फॉल्स, सबसे पहले इसका आंसर क्या निकला, नल।
नल और फॉल्स क्या निकला? इसका आंसर निकला फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। अब क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने फॉल्स की जगह पे ट्रू कर दिया इसलिए अब ट्रू आ जाएगा। ऐसा ही है। ट्रू कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला? सेकंड लास्ट वाला ट्रू आएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए ना सिर्फ यहाँ पे 1 लगा देता हूँ मैं, ठीक है? या वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि लास्ट वाला है या नहीं। अगर लास्ट वाला हुआ तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई? कैसे है देखो, नल एंड ट्रू, क्या आएगा इसका आंसर? नल, ठीक है। नल और ट्रू, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू एंड 1 आ गया। अगर एंड का ऑपरेटर है तो पहले वाले को ट्रू मिलने के बाद सेकंड वाले को भी चेक करेगा ना, सेकंड वाला ही फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास काम करते हैं एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर। अच्छा, अब एक सवाल, अब क्या होगा? समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज इसलिए करवाई है क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि इसको लेके आगे आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मसले आने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अभी तक मैंने जितना करवाई ये काफ़ी नहीं है, इसकी घर पे जाके आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। सही भाई? तो ये बेसिकली आपको पता चल गया कि इफ़ के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास मल्टीपल, अगर आपने चीज़ें चेक करनी हो, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आप क्या करोगे, इसको यूज़ करोगे, ठीक है? अच्छा, अब एक छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मिलके ना हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी परसेंटेज टाइप करेगा और हम उसको बताएंगे उसका ग्रेड, कि उसका ग्रेड क्या बना है, ठीक है? अगर 80 परसेंटेज है, यानी 80 से ऊपर कोई भी नंबर है, 80 या 80 से ऊपर, तो फिर क्या होगा? A+ ग्रेड है, ठीक है? और अगर क्या कहते हैं 70 से ऊपर है तो फिर A है, और अगर 60 से ऊपर है तो B है, और मेरे ख्याल से 60 से ऊपर क्या बनता है हमारे पास? हाँ, C है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने उसको बताया कि भाई यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज टाइप कर दो। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले A1 का चेक करूँ सबसे पहले, या फिर सबसे पहले C ग्रेड या फेलियर का चेक करूँ? किसका चेक करूँ? A+ वाला? बताओ कंडीशन क्या बनेगी? इफ नम आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80, एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रेड का, और इसको अभी मैंने सिर्फ क्या कहते हैं डिक्लेयर किया है, सिर्फ अभी इनिशियलाइज़ किया है। यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। वैल्यू असाइन कहाँ पे होगी इसकी? इफ़ के अंदर करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है भाई, सही है? अभी प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट हम करवाएंगे जब हमारी इफ एल्स की कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? ये क्लियर है या नहीं, ये बताओ पहले। अब यहाँ पे क्या बनेगा?
सही है भाई। यहाँ पे एंड का ये और का ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत है या नहीं? देखो बेसिकली अगर अभी हम देखें ना यूज़र के हिसाब मतलब अपने प्रोग्राम के हिसाब से तो हमारा प्रोग्राम सही चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने कोई उल्टी सीधी वैल्यू टाइप की तो उसके लिए फिर हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ पे क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वैलिडेशन हमेशा होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ अपने प्रोग्राम के अंदर लिखें कि अगर यूज़र ने कोई गलत इनपुट टाइप किया है तो वहाँ पे पकड़ा जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक भाई यहाँ पे एग्जांपल दी इन्होंने कि अगर किसी ने 200 लिख दिया तो फिर क्या होगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि अगर जो उसकी वैल्यू है परसेंटेज की वो अगर 100 से ऊपर जा रही है तो फिर वहाँ पे हमारा प्रोग्राम काम ना करे, रुक जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 80 से ग्रेटर देन हमने लगाया ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई है? अच्छा आप बताओ ये 70 वाले में ज़रूरत है या नहीं है? है? सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला है? आपको लग रहा है कोई इशू होना चाहिए अब, या सही चलेगा? कोई एक इशू भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है कुछ? मैं आता हूँ यहाँ पे चलाने के, तो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ 80 A+, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 45 D, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 75, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ 200, क्या होगा अब? ए क्यों आया? देखो मैंने वैल्यू क्या डाली, 200, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही थी, लेकिन ये इस वाली ने उसको क्या कर दिया, फॉल्स करा दिया। जब ये आ गया एल्स इफ के ऊपर, यहाँ पर आ गया 70। अब ये चेक कर रहा है कि जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर हो 70 के। तो 200 जो है वो 70 से बड़ा होता है, तो इस वजह से वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ बचाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंड की कंडीशन लगानी पड़ेगी हर जगह पे, है ना। सही है भाई। अच्छा बताओ मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन क्यों हटा दिया? क्योंकि वो 80 से नीचे वाली की वैल्यू देखे, 80 जो है वो तो फिर A+ हो जाता है ना। अच्छा अब अगर मैं चलाऊंगा यहाँ पे 200 तो क्या आएगा, D आएगा। क्यों? एल्स की कंडीशन में जा रहा है ना वो। अब अगर एल्स से भी बचाना उसको फिर क्या करें? इन सारे कामों से बेहतर ये है कि हम यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे अभी हमने जो काम किया है इसको हम कहते हैं नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड जो है वो बहुत सी चीज़ों, जैसे हमने लिस्ट के टाइम पे पढ़ा था ना, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है।
एक पेरेंट होता है, फिर उसका चाइल्ड होता है। तो हमने क्या किया है, वो जो हमारी जितना भी प्रोग्राम था हमने उसको सबको एक इफ़ की कंडीशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले वाली कंडीशन में चेक क्या कर रहा हूँ कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे और की जगह पे क्या आएगा, 0 से बड़ा भी हो नंबर और 100 से छोटा भी हो। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वल्स टू के साइन भी लगा सकते हैं कि अगर किसी की एक्चुअल 100 बनी है तो फिर वो उसको फॉल्स ना करे। ठीक है, या अगर किसी के बिल्कुल ही 0 आया है तो उसको भी बता दें कि भाई आपके डी ग्रेड बना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे सबके ग्रेड्स चेक होंगे, 80, 70, 60 वाले सबके। ठीक है, चलना चाहिए अब क्या, एल्स ऑप्शनल होता है, एल्स अगर आप ना भी दो तब भी आपका काम चलता है। अगर मैं यहाँ पे अब वैल्यू देता हूँ 200 तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन पास ही नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो ब्लॉक था ये चला ही नहीं। ठीक है, वो इसके अंदर ही नहीं आया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र ने नंबर यहाँ से कुछ भी उल्टा सीधा अगर कुछ भी लिखा है तो फिर क्या हो, मतलब मैं उसको बता तो दूँ कि भाई आपके जो वैल्यू है वो गलत है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई मसला यहाँ तक। यहीं पे इसी से फिर हमने क्या कहते हैं नेस्टेड इफ भी सीख लिया कि हमारे पास नेस्टेड इफ भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं काफ़ी मज़े की चीज़ आ रही है। ठीक है, अरे बेसिकली अरे क्या होता है, आपके पास कोई भी ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जो कि जिसके अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपको स्टोर करवानी हो। ठीक है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करवानी हो तो फिर आप क्या यूज़ करते हो वहाँ पे, अरे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मुझे अपने पास स्ट्रिंग के अंदर महीनों के जितने भी नाम होते हैं 12 नाम वो रखने हैं। सही है, तो मैं क्या रखूँगा, वेरिएबल जनवरी इक्वल्स टू जनवरी, वेरिएबल फेबररी इक्वल्स टू फेबररी, ऐसे रखूँगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, एरे बनाऊँगा, एक मंथ्स का एरे बनाऊँगा और उसके अंदर सारी वैल्यू को, जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं उनको रखूँगा वहाँ पे। अच्छा, अब एरे कैसे बनते हैं, बेसिकली एरे बनाने के लिए आपके पास एक ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, आप उसको यूज़ करती हो। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया किसी भी वेरिएबल में तो अब जावास्क्रिप्ट क्या समझ जाएगा कि ये एरे है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी इसमें मंथ्स के नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप वैल्यूज़ करना चाहें, देखना चाहें, उसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब एरे तो मेरे पास बन गया। अब अगर मुझे एरे में से कोई वैल्यू को निकालना है तो मैं वो कैसे करूँगा, मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, अब एरे क्या करता है, एरे बिल्कुल ऐसे चीज़ों को स्टोर करता है जैसे आप अपनी अलमारी के अंदर अपने कपड़े रख रहे होते हो। ठीक है, बस ये क्या करता है, आपकी अलमारी के अंदर भी जैसे बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना। ठीक है, इसके पास बॉक्सेस की जगह पे ये उसको कहता है इंडेक्सेस। क्या कहते हैं, इंडेक्सेस, और हर इंडेक्स को ये क्या कर देता है, एक नंबर दे देता है। ठीक है, अब आपको जब भी किसी भी वैल्यू को निकालना है किसी भी बॉक्स से तो आपको उसका नंबर बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर से उस वैल्यू को निकाल के लेकर आ जाओ। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो नंबरिंग शुरू होती है वो हमेशा शुरू होती है 0 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जनवरी निकालना है तो मैं इसको इंडेक्स नंबर क्या बताऊंगा, और अगर फेब्रुअरी निकालना हो तो 1। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मंथ लिख दूं तो क्या होगा, अभी पूरा एरे प्रिंट हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर मैंने मंथ्स में से सिर्फ जनवरी प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर उसको उसका इंडेक्स नंबर दे दूंगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे भी आपको लगा हुआ नज़र आ जाए, ये हमेशा एरे से रिलेटेड ही होता है। आप समझ जाना है कि ये एरे की ही बात हो रही है। ठीक है, आगे जाके जब आप और चीज़ें पढ़ोगे तो फिर कभी कभी ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, लेकिन फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इसका जो यूजेज है 90% वो एरे से ही है रिलेटेड। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है फेब्रवरी तो मैं क्या करूँगा, अब एरे के अंदर ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप एरे के अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट भी करवा सकते हो और वहाँ से रिमूव भी करवा सकते हो। ठीक है, इंसर्ट करवाने के लिए एरे के अंदर एक तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मंथ्स लिखा हुआ था ना, पहले जो ये तरीका है मैनुअल। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 इंडेक्स में भी वैल्यू रखी हुई है और फर्स्ट इंडेक्स पे भी रखी हुई है। सेकंड इंडेक्स के अब जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, सेकंड इंडेक्स पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देख भी सकता हूँ कि एरे में मेरे पास क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, एक तो तरीका ये वाला हो गया। ठीक है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इस वाले तरीके से आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल अभी वैल्यूज़ कितनी डली हुई हैं और कहाँ पे जाके हमारे पास एरे जो है वो खाली हो रहा है। ठीक है, कभी कभार एरे में 12 वैल्यूज़ होंगी, 13 वैल्यूज़ होंगी, 100 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं एरे के अंदर, 1000 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आप क्या करोगे, बैठ के गिनती करोगे कि कहाँ तक है। ठीक है, तो हमारे पास एरे के अंदर एक तरीका ऐसा होता है कि आप उसको बताओ जावास्क्रिप्ट को कि मैंने ये वाली वैल्यू इस एरे में डलवानी है, और वो जो नेक्स्ट जो भी उसको जहाँ पे भी वैल्यू खाली मिलेगी वहाँ पे रख देगा उसको उठा। ठीक है, हमारे पास कोई भी एरे हो उसके अंदर आपके पास आप उसका नाम लिखने के बाद आगे डॉट पुश लगाओ और फिर राउंड ब्रैकेट लगा दो। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे वो कहाँ चली जाएगी, उसका जो नेक्स्ट खाली इंडेक्स जो भी उसको मिलेगा वहाँ पे उसकी वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया। अच्छा, अब अगर हम लास्ट से वैल्यू को डाल रहे हैं तो निकालने के लिए भी कुछ होगा। पॉप स्टार्ट से निकालेगा एंड से, एंड से। अच्छा, पॉप को यहाँ पे क्या देते हैं, पॉप को कुछ भी नहीं देते क्योंकि यहाँ पे ऐड थोड़ी करवा रहे हैं, यहाँ से तो निकाल रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है भाई, मार्च जो था वो हमारा वो निकल गया वापस, यहाँ से मार्च ऐड हुआ था, फिर यहाँ से दोबारा उसको वापस निकाल दिया बाहर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब अगर वैल्यू को मुझे यहाँ, ये तो सारे स्टार्ट से ऐड करवा रहे हैं और सॉरी एंड से ऐड करवा रहे हैं और एंड से ही निकाल लें। अगर मुझे कोई वैल्यू को स्टार्ट से ऐड करवाना हो तो फिर क्या करूँगा मैं, और अगर स्टार्ट से ही निकलवाना भी हो, अनशिफ्ट के ज़रिए क्या करते हो आप, किसी भी वैल्यू को स्टार्ट से ऐड करते हो। ठीक है, अनशिफ्ट के ज़रिए क्या होता है, वैल्यू स्टार्ट से ऐड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इन सारे मंथ्स के नाम के स्टार्ट में फॉर एग्जांपल 1 लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, स्टार्ट में 1 आ गया, फिर जनवरी, फरवरी। सही है, अगर मुझे स्टार्ट से वैल्यू को निकालना है तो फिर
ठीक है, वो जो 1 मैंने ऐड करवाया था वो वापस निकल गया। सही है। अगर एंड से किसी भी वैल्यू को डालना हो या निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, पुश और पॉप। ठीक है, और अगर स्टार्ट से करना हो तो फिर शिफ्ट और अनशिफ्ट। अच्छा, अब हमारे पास एक और मेथड आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होता है पुश वाला। ठीक है, और उसके बाद पुश के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो वो ये वाली है। ठीक है, इसका नाम है स्प्लाइस। क्या है, स्प्लाइस। ये क्या करता है बेसिकली, स्प्लाइस का काम ये है, स्प्लाइस का काम जो है वो ये है कि यहाँ ये आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू बताओ उसको। ठीक है, ये जो भी इंडेक्स नंबर आप इसको बताओगे वहाँ से वैल्यू को निकालेगी। ठीक है, और अगर आप चाहो तो कोई और वैल्यू अगर रखना चाहो, रिप्लेस करवाना चाहो तो रिप्लेस भी कर देगी। ठीक है, तो ज़्यादातर इसका जो काम होता है वो होता है किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। अगर हम किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाके उस वैल्यू को एरे में से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, स्प्लाइस का मेथड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जनवरी फरवरी के बाद मेरे पास डायरेक्ट अप्रैल आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस अप्रैल को रिमूव करवा दूँ यहाँ से। ठीक है, वैसे तो मैं पॉप भी कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट है। चलो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू है, आगे लिखा हुआ है 4। क्यों लिखा हुआ है पता नहीं, बस लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं अगर अप्रैल को रिमूव करवाना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि 4 वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, उस एरे के अंदर 4 वैसे ही रहे और अप्रैल रिमूव हो जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि मैंने कौन से वाले इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करवाना है। ठीक है, बेसिकली कौन से वाले इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव नहीं करवाना, कौन से वाले इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि इसका काम एक वैल्यू को रिमूव करना नहीं है। ठीक है, आप इसको जितनी वैल्यूज़ रिमूव करने के लिए बताओगे वहाँ से सारी आगे तक की उड़ा देगा। ठीक है, तो मैंने अभी वैल्यू कौन से रिमूव करवानी है, जनवरी मेरा 0 पे, फरवरी मेरा 1 पे और अप्रैल कहाँ पे, 2 पे। तो मैं यहाँ पे पहली वैल्यू क्या दे दूँगा इसको, 2। अब सेकंड वैल्यू के अंदर में क्या बताते हैं हम इसको कि मैंने कितने वैल्यूज़ को उड़ाना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको दिखा भी रहा है, पहला स्प्लाइस है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट बताते हैं और सेकंड वैल्यू क्या है, डिलीट काउंट, कि कितनी वैल्यूज़ को डिलीट करना है। मुझे कितनी वैल्यूज़ को डिलीट करवाना है, सिर्फ अप्रैल को रिमूव करवाना है। तो मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे, तो जनवरी फरवरी वैसे ही रहा और आगे 4 आ गया, यानी अप्रैल जो है वो हमारा रिमूव हो गया। अच्छा, अब इसके आगे हमें यहाँ पे ये ऑप्शन भी मिलता है कि अगर हम इसकी जगह पे कुछ रखना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस अप्रैल को मैंने रिमूव करवा के आगे मार्च लिखना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च फिर 4। अच्छा, मार्च के साथ साथ मैंने एक और वैल्यू अप्रैल की भी डलवानी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 ऐसे करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ मैं जितने भी कॉमा लगा के आगे वैल्यूज़ दे दूँगा वो सारी की सारी उस जगह पे रख देगा उसको उठा के। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, जैसे स्प्लाइस का मेथड होता है इसी तरीके से एक और मेथड होता है स्लाइस, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। स्लाइस क्या करेगा आपको, स्लाइस बेसिकली किसी भी एरे के अंदर के जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उसकी एक कॉपी बना के आपको दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एरे रखा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4, यहाँ तक ऐसे ही हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब मुझे इस एरे की कॉपी चाहिए लेकिन सिर्फ जनवरी से लेके अप्रैल तक की कॉपी चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी जो आखिर वाला जो 4 है वो मुझे नहीं चाहिए, इसकी नई कॉपी। यानी ऐसे कुछ काम करना है कि वो जो पुराना वाला एरे था वो भी डिस्टर्ब ना हो, मेरे पास एक नई कॉपी बन जाए जो कि जनवरी से अप्रैल तक की वैल्यूज़ मुझे ला के दे दे। यानी किसी भी एरे के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ मुझे कॉपी करके ला के दे दो बस, एक नए एरे के अंदर।
वो वाला काम मैं कैसे करूँगा? स्लाइस के ज़रिए। अच्छा, अब स्लाइस के अंदर क्या क्या बताना पड़ता है हमें? इंडेक्स, सबसे पहले तो इंडेक्स बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स से स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 0 से, ठीक है, और मुझे वैल्यूज़ कितनी चाहिए? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जब ये वाला स्प्लाइस चल जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बन जाएगी ना। तो 4 वैल्यूज़ चाहिए मुझे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। पहले वाले में हम देते हैं इंडेक्स और दूसरे में हम देते हैं लेंथ। पहले में क्या देते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स यानी जो भी जहाँ से हमने स्टार्ट करना है रहेगा, और दूसरे हम देते हैं लेंथ, यानी हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। काउंटिंग बताते हैं, बेसिकली एक्चुअल काउंट बताते हैं कि हमें टोटल कितनी वैल्यूज़ चाहिए। सही है भाई? ओरिजिनल एरे के अंदर वो चीज़ वैसी की वैसी सारी रखी हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाद में चेक भी करना चाहें मंथ्स को, तो ये देखो, ये वाला ओरिजिनल एरे हमारा जो आखिरी में प्रिंट हुआ है, ठीक है। देख लो, उसमें वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज़ वैसी हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइस के अंदर ये जो मुझे वैल्यू मिली थी, ये मैंने प्रिंट नहीं करवानी बल्कि एक वेरिएबल के अंदर सेव करवानी है। फिर क्या करूँगा? यहीं पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, और ये स्लाइस का मेथड इसको इक्वल्स टू करके दे दूँगा, ठीक है। तो वो जो भी इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो सारी की सारी कहाँ से हो जाएगी? मंथ्स 2 के अंदर,